नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 21 फरवरी 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ है जो आज डिस्कशन करने लायक है दैनिक जागरण के अंदर। पहला जो न्यूज़ है वो है कि भारत और यूक्रेन में जो स्थित भारत के जो थे दूतावास थे, तो दूतावास में जो आप IFS ऑफिसर जाते हैं वो अपने फैमिली के साथ भी जाते हैं। तो भारत के द्वारा ये किया गया है कि वो जो वहाँ के कर्मी थे उनके परिवार को वापस बुलाया गया, क्योंकि उनकी स्थिति अभी यूक्रेन में स्थिति उतनी सही चल नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ें था। तो ये आपके एग्जाम के लिए उतना तो पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, इंपॉर्टेंट होता है इसका मैप। ठीक है, तो चले हम यूक्रेन का मैप देख लेते हैं। और यूक्रेन का ऐसे हमने बहुत बार देख चुके हैं। तो देखिए ये है यूक्रेन। ओके, ये है यूक्रेन। यहाँ पे देखिए रूस है, यहाँ पे बेलारूस है, यहाँ पे पोलैंड है, रोमानिया है, और यहाँ पे देखिएगा मोल्डोविया है। ठीक है, मोल्डोविया है, यहाँ पे देखिएगा लक्का है, और हंगरी है। ठीक है, तो ये इनके क्या हो गए, यहाँ से ब्लैक सी से सागर किसका लगता है, यूक्रेन का ब्लैक सी से भी लगता है। ठीक है, ब्लैक सी से भी इसका बाउंड्री लगता है। तो ये है यूक्रेन का मैप। रूस, बेलारूस, पोलैंड, वोल्केनिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा। ठीक है, रोमानिया के बाद मोल्डोवा। ये जो है ना, ये इनके साथ बाउंड्री लगती है। मैं पहले बता दूं, क्राइसिस यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ से रूस का जो प्रॉब्लम है कि रूस के से साथ इनके बॉर्डर लगता है, और ये यूक्रेन जो है वो नाटो जो है उसका पार्ट बनने जा रहा था। ठीक है, नाटो का सदस्य बनने जा रहा था। इसलिए यहाँ पे किसकी आपत्ति है, आपत्ति है रसिया की। ओके, रसिया इसलिए इसकी आपत्ति जता रही है। समझ गए ये आर्टिकल। चलिए अब हम बैक टू न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर की ओर आते हैं। इस पहला पेज के अंदर यही था, कुछ ज़्यादा तो डिटेल में था नहीं इसके बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। इस पेज में है कि देखिए अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क में क्या है, हुआ है कि पक्षियों की संख्या बढ़ी है। ये अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पे है, ये दिल्ली के अंदर है। ठीक है, दिल्ली के अंदर है। इसमें आप देख सकते हैं कि 420 प्रजाति जो है ना उसको दर्ज किया गया है। कितने प्रजाति को, 420 प्रजाति को, जिसमें किसको आप देख सकते हैं, ब्लैक ईगल देख सकते हैं, बिग बर्ड्स देख के संस्था के रूप में किया गया था। उसके बाद ये सारे पक्षी इसमें देख सकते हैं। जो पक्षी क्या होता है ना कि बहुत सारे एक तरह है ना, बायोडाइवर्सिटी में यदि पक्षियों की संख्या, यदि जीव जंतुओं की संख्या बढ़ती है तो हमारे लिए सही संकेत होता है, क्योंकि पर्यावरण के लिए एक हर चीज़ ज़रूरी होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो पाकिस्तान ने तीन मोर्चे पे क्या किया है, सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक बुलाई गई है। ठीक है, सिंधु आयोग का जो वार्षिक बैठक है उसको बुलाया गया है। तो अब बात आती है कि ये सिंधु आयोग जो है वो है क्या। ठीक है, चलिए हम सिंधु आयोग के बारे में देखते हैं। ये देखिए सिंधु आयोग जो है, यह अस्थाई सिंधु आयोग के बारे में हम देखते हैं। यह जो है यह क्या है कि जब सिंधु नदी समझौता हुआ था, सिंधु समझौता हुआ था, तो उसी समय एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग का गठन भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर किए थे। ये दो पक्षीय, ठीक है, यह एक दो पक्षीय आयोग होगा जिसकी गठन 1960 में किया गया था। इसी समय सिंधु समझौता भी हुआ था और इसी समय इसको भी गठन किया गया था। समझ गए। इसमें एक चीज़ें रखा गया था कि आप ना वर्ष में, इसके अनुसार से आपने वर्ष में ना एक बार क्या करें, आप नियमित रूप से इसमें बैठक करते रहे। ठीक है, इसकी कार्य क्या होगी, कार्य ये होता था इस आयोग का कि जल के विकास से संबंधित चीज़ें रखना है। इसमें क्या है कि जल के विकास से संबंधित जो है ना समस्या है, समस्या पे आप अध्ययन करिए कि जल में क्या क्या समस्या आ रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं जल बंटवारा जो है ना, बंटवारे के समाधान, यदि जल बंटवारे में कोई भी विवाद आता है तो दोनों मिल के एक टेबल पे आप उसका समाधान ढूंढिए। ये आयोग का काम है। उसके बाद है कि 5 वर्षों में, ठीक है, 5 वर्षों में एक बार क्या करें, आप नदियों का क्या करें, निरीक्षण करें। निरीक्षण मतलब वहाँ पर जाके उसका जायजा लीजिए कि किस तरह से है। ठीक है, यही संधि का और क्रियान्वयन है, तो जो भी आपको कदम उठाना है उस कदम आप उठा सकते हैं। तो ये था अस्थाई सिंधु आयोग के बारे में। राइट, चलिए आप आर्टिकल की ओर लौटते हैं। आर्टिकल इस पेज में नहीं है। आर्टिकल इस पेज में है कि मध्य प्रदेश के अंदर ड्रोन जो है, ड्रोन तकनीक को सरकार ने कॉमर्शियली मान्यता दे दी। तो इसमें क्या होगा, जो खतरनाक कीटनाशक होते हैं ना, वो खेत में छिड़काव के लिए, एग्रीकल्चर के लिए मान्यता दे दिया गया है
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो यही चीज़ें देखो क्या होता है ना, बहुत सारे खतरनाक जो कीटनाशक होते हैं लोग खुद से छींटते हैं, उससे क्या होता है उनकी तबीयत पे, हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे, ये सब पे प्रॉब्लम आती है। तो इसको लेके क्या किया जाएगा, अब ड्रोन से छींटा जाएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें समस्या नहीं आएगी और पैदावार भी बढ़ेगा हमारा, ठीक है, ईजी होगा काम करना। जो है ना इसको तैयार किया गया है, उसमें आप देख सकते हैं कि उड़ान, आप जो देखिए इसमें जॉब जनरेट होगा। अब जो ड्रोन जो उड़ाया जाएगा, तो ड्रोन उड़ाने वाला किसी को सीखना पड़ेगा। इसके लिए जो स्थानीय युवा है उसको क्या किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिससे कि वो उस चीज़ों को उड़ा सके। तो यही आर्टिकल था कि ड्रोन को भी अब मान्यता दे दिया गया है। पहला जो राज्य है वो एमपी जो है वो पहला राज्य बना है जो जिन्होंने ड्रोन को मान्यता दिया है एग्रीकल्चर क्षेत्र में चीज़ें को विकसित करने के लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि 21वीं सदी में भारत ने विश्व का जो पूर्वोत्तर है ना, पूर्वोत्तर के महत्व के बारे में एक्चुअली मोदी जी बात कर रहे थे। यह बात कर रहे थे अरुणाचल प्रदेश के 36वें जो संस्थापक दिवस है, स्थापना दिवस के मौके पे ये चीज़ें बात कर रहे थे। मोदी जी का कहना था कि एक्चुअली हमारा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो बहुत पीछे रह चुका था, ठीक है, उसमें उतना ज़्यादा विकास होता नहीं था। तो सरकार जो है, वर्तमान सरकार, वो पूर्वोत्तर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। आपने बजट में भी देखा होगा, ठीक है, इसके लेके अलॉट किया गया है। आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश जो को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख प्रवेश बनाने का काम किया जा रहा है, ठीक है। ये जो दक्षिण एशिया जो होता है ना, जो म्यांमार वाला क्षेत्र देख सकते हो आप इधर से, ठीक है, इसमें प्रवेश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र जो होता है वो आप कहाँ से एंट्री कर सकते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र से ही कर सकते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र से ही कर सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, कनेक्टिविटी को डेवलप किया जाए, बिजली को, बुनियादी संरचना को डेवलप किया जाए, तो हम क्या कर पाएंगे, हमारा रिलेशन अच्छा हो पाएगा और हम ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। तो यही आर्टिकल था, इतना ही पॉइंट इसमें निकल के आता था इंपॉर्टेंट। और ये जो हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते, एक किसी ने वो एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, ठीक है, शायद कमेंट किया था उन्होंने कि कैसे आपको पता चलता है कि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके लिए ना आप जो भी, यदि पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो पीसीएस का एग्ज़ाम, यदि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो आप जितना सिलेबस यदि आपको समझ में है, सिलेबस की पकड़ है आपके ऊपर, तो आप खुद से पता आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो उसके लिए आप सिलेबस और प्लस PYQ देखते रहिए। जब ये PYQ देखते रहेंगे तो खुद से आपको डेवलप हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है। और ये एग्ज़ाम के लिए ये दोनों चीज़ें आपके लिए क्या हो जाता है, संजीवनी बूटी, जिस तरह से संजीवनी बूटी बोलते हैं ना, तो ये दोनों आपके लिए संजीवनी बूटी हो जाता है। तो इस दोनों पे ज़्यादा ही ज़्यादा फोकस करें आप लोग, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, इसको हमें कुछ नहीं देखना है इसमें, ठीक है, इधर भी पूरा पॉलिटिक्स भरा हुआ है। देखिए ये यूक्रेन संकट हमने देख लिया है, ठीक है, तो बार बार ये चीज़ें आती है, बार बार आपको पढ़ना है, उतना टाइम हमारे पास लिमिटेड है। तो ये यूक्रेन संकट को ये नहीं है कि बैठ के फिर से पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। ये देखिए एडिटोरियल में ये पेज था, ये भी नहीं था इंपॉर्टेंट, ये भी नहीं था इंपॉर्टेंट। पहला पेज के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं था। दूसरा पेज के अंदर ये वाला इंपॉर्टेंट था। ये वाला इंपॉर्टेंट के अंदर क्या बात की जाती है, भारत और कनाडा के जो संबंध है, उन संबंध में कई बार उतार चढ़ाव हमें देखने के लिए मिला है। उतार चढ़ाव मतलब आप देख सकते हो, जब हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर किसान जब वो कर रहा था, आंदोलन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से कनाडा का सपोर्ट था उसमें, ठीक है, राइटर के द्वारा बात किया जाता है। आप देख सकते हो खालिस्तान मुद्दा पे भी कनाडा का बात होता है। तो खालिस्तान चरमपंथी का समर्थन, कृषि जो कानून था उसके समर्थन, ये सारी चीज़ें चल रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ है फिलहाल कि कनाडा के अंदर जो ट्रक चालक है उनके लिए के विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें इमरजेंसी लगा। तो उस समय भारत ने स्टेटमेंट दिया था कि भारत इसको क्लोजली वॉच कर रहा है, क्लोजली देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल के आती है। इसलिए क्योंकि कनाडा इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के जो प्रवासी है, आप खास तौर पे देख सकते हो पंजाब जो रीजन है, वहाँ के बहुत सारे लोग कहाँ पे रहते हैं, कनाडा में रहते हैं। कनाडा में बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी, सब क्या है, सब प्रवासी है, ठीक है। प्रशासन, उद्योग से लेके प्रशासन तक कनाडा का संभाल रही है, ठीक है। सरकार में भी कई भारतीय निवासी भी है, ठीक है, जो वहाँ जाके वहाँ पे रहने लगे। तो ये सारी चीज़ें निकल के आता था इंपॉर्टेंट कनाडा के लिए। कनाडा में हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, खालिस्तान इशू सबसे बड़ा है। उसके बाद कृषि जो कानून था उसमें इन्होंने सपोर्ट किया था, राइट।
चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर है कि ज्वेलरी निर्माण में लगेगा भारत का पंख। मतलब कि ज्वेलरी जो निर्माण है उसमें भारत और उछाल करने की ज़रूरत है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ से निकल के आती है? ये निकल के आती है यूएई के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, जो हमने शनिवार को डिस्कस किया था डिटेल में। फिर से हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है, आपके पास समय लिमिटेड है, तो आप उस चीज़ों को रिवीजन करें, राइट। तो आप यदि नहीं देखेंगे तो शनिवार का वीडियो देखिएगा, वहाँ पे ये चीज़ें आपको मिल जाएगा। FTA जो हम किए थे, इसमें शॉर्ट से मैं बताता हूँ कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हम करते हैं, मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है? दो देशों के बीच में होता है। इन दो देशों के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। उन दो देशों में क्या होता है, यदि मुक्त व्यापार समझौता है तो इनके क्या होती है, व्यापार में बढ़त आती है। देख रहे हैं 30% तक वृद्धि आने का चांस है व्यापार में। तो बढ़त आने से क्या होता है कि हमारा उसमें पॉलिसी, उस कानून को लेके, कर में छूट होता है, ये सारा चीज़ें यहाँ पे निकल के आता है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो यही था भारत और यूएई के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसी से संबंधित है, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, जैविक कृषि के बारे में है कि लद्दाख जो है वो जैविक कृषि की ओर बढ़ते जा रहा है। सिक्किम जो था वो पहला राज्य बना था जैविक कृषि के लिए, ठीक है। जैविक कृषि मतलब होता है रासायनिक मुक्त कृषि। रासायनिक मुक्त मतलब कृषि मतलब कि आप खाद सब, ये सब फर्टिलाइजर सब आप नहीं दे सकते, और सिर्फ किससे आप करते हो? विदाउट खाद से, मतलब जैविक रूप से करते हैं। देखिए जैविक कृषि में एक चीज़ थोड़ी सी इसकी लूफॉस ये है कि इसकी ना खेती करना थोड़ा सा महंगा पड़ता है, राइट। महंगा पड़ता है, लेकिन ये जैविक है तो ये आपके बॉडी के लिए बहुत ही प्रोटीन होता है। तो यही चीज़ें हैं, तो उससे चीज़ें निकल के आती है। तो ये आर्टिकल था, थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंट इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर है। पेज के अंदर जो है, चीन के कर्ज में फंस रहा था कौन? श्रीलंका। उसको मुक्त करने के लिए भारत तो इसको निकालने के लिए भारत ने क्या किया? भारत के साथ मिलके काम कर रहे हैं श्रीलंका। क्या हुआ था कि चाइना क्या कर रहा था कि चाइना का एक नीति है, चाइना आपको ब्लैंक चेक पकड़ा देगा, ठीक है। आपको जितना डालना है डाल लो। वही हुआ था हम्बनटोटा पोर्ट, ठीक है। चाइना कर्ज देते रहा, कि श्रीलंका को कर्ज देते रहा। बाद में इसको श्रीलंका के पास उनको पूरा करने के लिए क्या नहीं हुआ? पैसा नहीं था, ठीक है, कर्ज को वापस करने के लिए। तो चाइना बोला चलो हम्बनटोटा कोस आप 99 साल के लिए लीज पे दे दो। तो उनको चीना को देना, श्रीलंका को देना पड़ा। इसलिए अब श्रीलंका क्या कर रही है? अपनी नीति में सुधार लेके आई है, अपनी नीति में परिवर्तन लेके आई है, और भारत के साथ ये आप मिलके करीब आ रहे हैं भारत का। तो भारत का भी क्या है कि नेवर फर्स्ट की नीति हमारा है, ठीक है, पड़ोसी पहले की नीति है। तो इसलिए पड़ोसी पहले की नीति के तहत हमने चाइना के साथ क्या, श्रीलंका के साथ क्या कर रहे हैं? आप बहुत सारा चीज़ें करें। जैसे आप देख रहे हैं कि आधार कार्ड की तरफ वहाँ पे भी डिजिटल वो आइडेंटिफिकेशन वो आ रहा है, ठीक है, चीज़ें लेके आ रहे हैं वो लोग। तो उस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भारत के साथ ही जल्द ही वापस आएंगे, एग्रीमेंट करेंगे और भारत के साथ काम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे साथ, क्योंकि हमारा भारत का रिलेशन जो है ना पड़ोसी के साथ सही होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, आज थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्कशन में आपको प्रॉब्लम लग रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वाड जो है ना वो एशिया का कोई नाटो नहीं बनने जा रहा है, राइट। ये किसका कहना है? जयशंकर जी का कहना है, क्योंकि चाइना बोलता है कि ये नाटो की तरह काम कर रहा है। कौन? क्वाड। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, क्वाड एक अलग संस्था है। क्वाड में हम फिर से बात करें कौन कौन सा संगठन है? भारत, USA, चीन और जापान, ये देश है। इनके अभी जस्ट ही बैठक हुई थी, तो उसी में से ये चीज़ें निकल के फिर से आया चर्चा में। तो क्वाड जो है कोई क्या नहीं है, क्वाड नाटो की तरह काम नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल इतना ही था जो आज इस न्यूज़पेपर के अंदर निकल के आया। तो आज इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कवर करें, और देखिए करंट अफेयर के लिए दो काम करिए, न्यूज़पेपर डेली का पढ़िए, ठीक है, और उसके बाद आप करंट अफेयर के लिए मैगजीन करिए, ठीक है, विजन आईएएस का मैगजीन करिए। वहाँ से आपको इनफ है करंट अफेयर पढ़ना। मैगजीन को ही बार बार रिवीजन करें, 3 बार 4 बार, जब तक हर एक मंथ की मैगजीन को रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, आप संतुष्टि नहीं हो पाएगी, ठीक है, और आप लिख नहीं पाओगे आंसर, ओके। और बहुत जल्द हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं,
तो 1 मार्च से, आज मैं बता दूँ 1 मार्च से आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जितना भी अभी कवर कर पा रहे हैं कवर कर लीजिए, ठीक है। 1 तारीख से आपको आंसर राइटिंग हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट है माध्यम के स्टूडेंट, हमारा एक ही हथियार होगा, वो है आंसर राइटिंग। यदि आपके आंसर राइटिंग सही है तो आप आराम से एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। रिजल्ट कम होने का, नीचे जाने का, इस सब का एक ही कारण है कि आंसर राइटिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं होना। आपने देखा होगा निशांत जैन सर का आंसर राइटिंग, उन पे इतना ज़्यादा उनके ऊपर पकड़ था, उन्होंने क्या किया, पहला अटेम्प्ट में उनका पीटी नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन जब दूसरा अटेम्प्ट में उनका पीटी हुआ तो टॉप रैंक में आ गए थे, 13 रैंक में आ गए थे। इसके पीछे एक ही कारण था, उनकी हिंदी पे पकड़। तो इसलिए आपकी हिंदी यदि सही नहीं है तो हिंदी पे पकड़ करिए, ओके। तो बहुत जगह सर, निशांत सर भी बता रहे हैं कि कैसे हिंदी पे पकड़ करना चाहिए, तो आप उनका वीडियो रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी पे पकड़ करिए, हिंदी आपकी उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी हर्षी दीर्घी मात्रा में गलती हो रहा है, इनसे काम नहीं चलेगा। यदि आप हिंदी मीडियम से ही है, लेकिन तो हिंदी आपका उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, राइट। तो हिंदी के लिए भी काम करिए। हिंदी के लिए काम करने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, ओके। क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, मैगजीन पढ़ना पड़ेगा, योजना पढ़िए, क्योंकि उसमें आपकी हिंदी अच्छी होगी, ठीक है। साहित्यिक बुक जो होता है उसको पढ़िए, जिससे कि आपकी हिंदी भी इंप्रूव होना चाहिए, राइट। हम लोग सिर्फ किताब को लेके बैठे रहते हैं अपने सब्जेक्ट वाले को। आप थोड़ा सा आउट ऑफ नॉलेज भी जाओ, आउट ऑफ बॉक्स भी पढ़ाई करो, क्योंकि अभी दुनिया जो है ना आउट ऑफ बॉक्स जा रही है, राइट। यूपीएससी आउट ऑफ बॉक्स ही क्वेश्चन पूछ रही है कि आपको समाज में कितनी समझ है, राइट। तो ये सारी चीज़ें करिए, आपकी एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। रिजल्ट के लिए कभी टेंशन मत लीजिए, आज जियो, आज आप क्या कर रहे हो वो मैटर करता है, आपका भविष्य क्या होगा। कभी भी ये ध्यान रखें, आप फ्यूचर जो है ना वो डिपेंडेंट करेगा कि आप आज क्या हो, आज क्या कर रहे हो, राइट। फ्यूचर ये डिपेंडेंट नहीं करेगा कि हम कल से पढ़ेंगे, कल कभी नहीं होता है। तो आज करिए, आज ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।